आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन पे। थर्मल एक्सपेंशन पे जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसकी डायमेंशंस में चेंज आता है। कभी लंबाई बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, टेम्परेचर घटाते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया है कि लंबाइयाँ घटती हैं, डायमेंशंस घटते हैं। जैसे गर्मियों में ट्रेन की पटरी लंबी हो जाती है तो इसलिए दो पटरियों के बीच में गैप रखते हैं। अगर गैप नहीं रखेंगे तो पटरियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसा हमने देखा है कि एक बार बोतल में ढक्कन फंस जाता है, उसका कैप फंस जाता है, तो हम गर्म करते हैं तो कैप थोड़ा सा ढीला हो जाता है, निकल जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसके डायमेंशंस बढ़ते हैं। ठीक है, कभी उसकी बोतल का कैप ढीला करने के लिए। ठीक है, और कई बार हमने देखा अगर हम दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रॉड को रखें और रॉड को हीट करें तो रॉड टेढ़ी हो जाती है। एक ये सपोर्ट ले लें और एक ये सपोर्ट ले लें, और अगर इनके बीच में एक रॉड को रखें हम, ठीक है, टाइट, इस रॉड को हम गर्म करें तो ये रॉड थोड़ी देर बाद बेंड कर जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से रॉड जो है अपनी लेंथ बढ़ाती है, रॉड की लेंथ बढ़ती है। तब इधर दोनों साइड से लेंथ बढ़ने की जगह तो है नहीं, क्योंकि रॉड दोनों साइड से फिक्स है। रॉड दोनों साइड से फिक्स है तो ऑब्वियसली रॉड कहीं से नहीं बढ़ सकती, तो रॉड टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होकर रॉड अपनी लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो क्वेरी लेके चल रहे हैं वो है व्हाई मटेरियल्स शो थर्मल एक्सपेंशन। डू ऑल मटेरियल शो थर्मल एक्सपेंशन? क्या सभी मटेरियल में थर्मल एक्सपेंशन होता है? इज देयर आर मटेरियल्स विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग? कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो गर्म करने पे सिकुड़ते हो, लंबाई ना बढ़ती हो बल्कि घटती हो। और क्या कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो ना तो एक्सपैंड होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिन पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? तो इस चैप्टर में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे हीट देने पे लंबाई या चौड़ाई या वॉल्यूम, एरिया बढ़ता है या घटता है, क्यों बढ़ता है घटता है। अगर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हमारा बढ़ता है तो क्या कुछ मटेरियल है जिनमें घटता है? ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में खोजने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या होता है जब सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं, उसके अंदर इंटर एटॉमिक लेवल पे ऐसा क्या होता है जो उसकी लंबाई बढ़ती है। हमें ये बताया जाता है कि जैसे कि एटम्स हैं क्रिस्टल के या सॉलिड के, कि ये मीन पोजीशन के अबाउट, हर एक एटम मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। तो हमें बताया गया कि जब हम हीट देते हैं हमें लगता है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी एनर्जी बढ़ जाती थी, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करने लगता है। हर एक एटम ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करने लगता है, तो ऐसा लगता है इससे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। हमें बताया गया है कि हीट देने पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे वो सॉलिड मिलकर बना है, उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है और वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे सॉलिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अभी भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट हमेशा वाइब्रेट करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट हमेशा वाइब्रेट करता है, केवल 0 केल्विन पे जाके ये वाइब्रेशन खत्म होती है। 0 केल्विन पे ये वाइब्रेशन खत्म हो जाती है, अदरवाइज ये मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं। 1997 में जो नोबेल प्राइज वाले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनका रिसर्च था कि टेम्परेचर कम करके, उनके रिसर्च का एक पार्ट था टेम्परेचर कम करके मॉलिक्यूल्स की स्पीड को देखना कि वो कितनी कम हो सकती है। एक्चुअली वो 0 केल्विन में पहुंचना चाहते थे बट 0 केल्विन को पहुंच नहीं पाए, पर उन्होंने मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम करके देखी। तो जब भी टेम्परेचर होता है 0 केल्विन से ऊपर, कभी भी कोई टेम्परेचर होता है तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, पर ध्यान दीजिए इससे साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी मीन पोजीशन सेम है।
एटम्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट किसी भी एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करें, आपको सॉलिड का साइज चेंज दिखेगा नहीं, क्योंकि मीन पोजीशन सेम है। तो यानी कि कुछ और होता होगा मटेरियल में जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में हम पहले ये देखते हैं सॉलिड क्रिस्टल बनता कैसे है, कोई सॉलिड क्रिस्टल कैसे बनता है। सपोज करो हम NaCl क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl कैसे बनता है? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, Na++ इलेक्ट्रॉन, इस केस में जो एनर्जी वो सप्लाई करनी पड़ती है हमें सोडियम को, हमें एनर्जी सोडियम को देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी वैल्यू होती है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्लोरीन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस टाइम क्लोरीन एटम जो एनर्जी रिलीज करता है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी रिएक्शंस में एनर्जी हमें देनी होती है तो वो एनर्जी प्लस के साथ आती है, एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी। और जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी माइनस साइन के साथ आती है। तो इस पूरे रिएक्शन की नेट एनर्जी हो गई 11.7, ये होगा 1.4 प्लस में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर एनर्जी होती है जूल में। ये कन्वर्जन फार्मूला है। तो हमारे पास 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वी कैन राइट इट 1.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी, तो इतनी एनर्जी हमें देनी होगी। अब सपोज करो सोडियम आयन यहाँ था, क्लोरीन आयन इससे इंफिनिटी पे दूर था, दोनों के बीच कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी अट्रैक्शन की। तो जब दोनों पास आने लगे, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को घटाने लगे, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी आने लगेगी, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, इस केस में आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है E, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है -E, अब डिस्टेंस R। तो ये हमें मिल गया E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस साइन के साथ। अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि वो सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। रिपल्सिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स का क्या होता है? नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो दो एनर्जी हो गई। तो जब ये दोनों पास आने लगे और पास आ गए, बहुत पास आने लगे, तो एक डिस्टेंस के बाद इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में टकराने लगेंगे। सोडियम एटम जो है, सोडियम आयन के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसे Cl आयन के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में पास आने लगेंगे तो ये रिपेल करने लगेंगे। ये क्या करेंगे? रिपेल करने लगेंगे। तो इनके रिपल्शन की वजह से एनर्जी स्टेट्स बढ़ेंगे, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेंगे, तो हम उसको नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अभी तक ये प्लस और माइनस आयन का अट्रैक्शन एनर्जी था, लेकिन जब दोनों आयन पास आने लगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक डिस्टेंस के बाद रिपेल करने लगेंगे, और वो एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r⁴n के। इस केस में वो जो होती है वो लगभग प्रोपोर्शनल होती है r⁻10 के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम मान लेते हैं E बराबर d/r⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा अगर समराइज करूं तो जब भी दो एटम्स आयन बन के पास आने लगते हैं, खास स्पेशली हम बात कर रहे थे सोडियम क्लोराइड की, तो पहला तो आयन बनने के दौरान जो एनर्जी आई वो थी E1, वो 1.4 इंटू 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इसको जब 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। E2 उन आयन्स के अट्रैक्शन की वजह से थी -E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
E3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब वो इतना पास में आ जाएंगे कि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करने लगेंगे, तो ये थी R की पावर 10 के लगभग। 3 एनर्जी है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्लैश करने लगेंगे तब की है। तो अगर हम देखें पहला वाला, ये जो वायलेट कलर का प्लॉट है डैश्ड लाइन से, ये डैश लाइन वाला प्लॉट है माइनस का, E2 इक्वल माइनस 1/4πε0 E²/r, निगेटिव प्लॉट है। जैसे जैसे R कम होगा एनर्जी और ज्यादा निगेटिव होती जाएगी। तो ये देखिए दूसरा है, उससे पहले ये कांस्टेंट वाला टर्म है E1, ये कांस्टेंट है। तीसरा है जब R बहुत कम हो जाएगा तो ये एनर्जी एक्टिवेट होएगी, उसके पहले लेवल नेग्लिजिबल रहती है। तो ये है तो ग्राफ नंबर 1, 2 और 3, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये ग्राफ मिलेगा, ये डार्क ब्लू वाला। ये बताता है दो एटम्स जब सॉलिड मिलके पास में आके सॉलिड बनाते हैं तो इनकी एनर्जी ऐसे वेरी करती है। ये 0 केल्विन पे एनर्जी एकदम नेगेटिव हो जाती है, लगभग 0 केल्विन का मान मिनिमम एनर्जी। ये स्टेबिलिटी है, यहाँ आके वो एटम्स स्टेबल स्टेट में इक्विलिब्रियम में ठहरते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स की एनर्जी बढ़ती है, यहाँ पहुंच जाते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए 2 स्टेट्स हैं, या तो एटम यहाँ या यहाँ। तो मीन पोजीशन के अबाउट एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ये वो डिस्टेंस है, ये वो लोकेशन है जहाँ एटम वाइब्रेट करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई। जब और एनर्जी बढ़ती तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वाइब्रेट करने लगता है। अब देखिए उसका मीन पोजीशन भी चेंज हो रहा है। अब हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मीन पोजीशन भी चेंज हो रहा है। अब वो इस मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा, अब वो इस मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट, थोड़ी एनर्जी और बढ़ेगी, इस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस मीन पोजीशन के अबाउट इस यहाँ वाइब्रेट करेगा। तो हम देखते हैं उसका मीन पोजीशन बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी कर्व है ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एनर्जी कर्व एसिमेट्रिकल है। ये एनर्जी कर्व एसिमेट्रिकल है, ये एनर्जी कर्व एसिमेट्रिकल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के वाइब्रेशन की मीन पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। तो ये 2 एटम्स थे, अब वो थोड़ा इस मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं और थोड़ा और दूरी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा और उनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी बढ़ जा रहे हैं। तो चूंकि ये कर्व आपका एसिमेट्रिकल है, इसलिए सब्सटेंस इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनकी मीन पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। तो ये एनर्जी कर्व जो है, इंटर एटॉमिक एनर्जी कर्व जो है, ये R2 मॉलिक्यूल्स के 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। तो ये कर्व देखो, अब इससे हम एक चीज और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसका ये कर्व बहुत ज्यादा डीप होगा। सपोज हम कोई कर्व बनाते हैं, इसको साफ करने के बाद हम कर्व बनाते हैं, मान लो ऐसा इंटर एटॉमिक कर्व, मान लो जो ऐसा बना। अब इसमें देखो थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस लगभग मीन पोजीशन में, जब तक टेम्परेचर रेंज इतना रहेगा। जब बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो बात अलग है, हायर टेम्परेचर, लेकिन मीडियम टेम्परेचर की इंक्रीज पे जब एनर्जी शुरू में बढ़ रही है तो बहुत कम चेंज आ रहा है। लेकिन अगर ये बहुत शैलो है तो अब देखो, अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे ही इंक्रीमेंट, थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा। तो जिसका ये एनर्जी कर्व बहुत डीप होता है उसमें थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, और जिसका एनर्जी कर्व बहुत शैलो होता है उसमें थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप आगे देखेंगे एक मटेरियल ऐसा भी है एनवार, ठीक है, जो कुछ टेम्परेचर तक तो थर्मल एक्सपेंशन शो ही नहीं करता। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये वजह है, इंटर एटॉमिक वजह है। तो इस वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है। हर मटेरियल में पॉजिटिव थर्मल एक्सपेंशन हो कोई जरूरी नहीं है,
कुछ मटेरियल्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं, मतलब जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उनका जो है डायमेंशन, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उनका डायमेंशन घटता है। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन वाले मटेरियल्स। इस प्रोसेस का नाम है नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन। सबसे कॉमन चीज है वाटर। 0 से 4 डिग्री में वाटर नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन शो करता है, वाटर का वॉल्यूम घटता है। 4 डिग्री सी पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है। उसके अलावा कुछ पॉलीमर्स हैं जो स्पेशली इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं जो वो नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन शो करें। और भी है, जिरकोनियम टंगस्टेट जैसे एक मटेरियल है, वो 0.3 से 1050 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। क्वार्ट्ज है, प्योर सिलिकॉन है, ये थोड़ा थोड़ा नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि टेम्परेचर देने पे, हीट देने पे मटेरियल हमेशा एक्सपैंड करेगा, ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, ये गलत है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो, थोड़े से मटेरियल स्पेशली डिजाइन मटेरियल ऐसे होते हैं जो नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो पॉजिटिव थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन में अगर मटेरियल आपका बहुत पतला है, उसमें केवल लेंथ है, तो हम कह सकते हैं थर्मल, उसके डायमेंशंस अगर कम है, लंबाई केवल उसमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, तो हम कह सकते हैं उसका सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन होगा, मतलब सिर्फ उसका एक डायमेंशन चेंज होगा। तो अगर कोई रॉड है, पतली सी एल लेंथ की रॉड है, इसका कम से कम एक एंड अगर फ्री है, दोनों एंड फ्री है, तो थोड़ा एक्सपेंशन इस तरफ होगा, थोड़ा एक्सपेंशन इस तरफ होगा। तो हम मान सकते हैं डेल्टा L/2 इस तरफ होगा, डेल्टा L/2 इस तरफ होगा। तो इस तरह से रॉड की जो लेंथ हो जाएगी बाद में L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, और डेल्टा L को हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अगर एक एंड रॉड का हमने फिक्स कर दिया है, एक एंड रॉड का फिक्स कर दिया, तो L लेंथ की रॉड में जो टोटल एक्सपेंशन होगा फिर वो वन साइडेड ही होगा, डेल्टा L। तो इस बार रॉड की लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, एक साइड में ही बढ़ेगी। तो अगर दोनों एंड फ्री हैं तो थोड़ा थोड़ा आधा आधा दोनों साइड में बढ़ जाएगा, अदरवाइज एक साइड में बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों एंड रिजिड हैं तो रॉड टेढ़ी हो जाएगी। तो हम ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि रॉड की अगर लेंथ L है, अगर 1 मीटर की रॉड है, उसमें मान लो 0.1 मिलीमीटर एक्सपेंशन हुआ है, तो 2 मीटर की रॉड में सेम टेम्परेचर बढ़ाने पे 0.2 mm एक्सपेंशन होता है। जितनी ज्यादा लंबी रॉड होती है उतना ज्यादा एक्सपेंशन होता है। तो वी कैन से डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड। जितनी ज्यादा लंबी रॉड होती है उसमें उतना ज्यादा ही एक्सपेंशन होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लेंथ में चेंज होगा। तो इसलिए डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा आ गया, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। तो नई जो रॉड की लेंथ में चेंज हुआ वो हुआ डेल्टा L इंटू अल्फा L नॉट डेल्टा T। तो रॉड की नई लेंथ कितनी हो गई, पुरानी लेंथ थी L नॉट, और रॉड की लेंथ में बढ़ोतरी कितनी, अल्फा L नॉट डेल्टा T। L नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो रॉड की न्यू लेंथ हो गई L इक्वल L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। ये देखो डेल्टा L बाई डेल्टा T, अल्फा L नॉट हुआ तो अल्फा बराबर 1 बाई L नॉट DL बाई DT। अल्फा बराबर 1 बाई L नॉट DL बाई DT। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, DL बाई DT डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड अल्फा। तो अल्फा की यूनिट क्या हो गई, देखो L की यूनिट है मीटर, DL की यूनिट भी मीटर, तो ये यूनिट और ये यूनिट कट जाएगी तो केवल डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। तो अल्फा की यूनिट इसलिए केवल टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होती है। अल्फा की यूनिट जो होती है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन होती है। तो DL बाई DT इज इक्वल टू अल्फा। कई बार क्या होता है, अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन होता है, अल्फा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, कई बार वो टेम्परेचर का आपको फंक्शन भी दे सकते हैं, ये ऐसा है अल्फा दिया है तो DL बाई, तो उस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, DL बाई DT इज इक्वल टू अल्फा L नॉट। अल्फा को पुट कर देंगे एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लेंगे। कुछ कॉमन मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यूज है, जैसे एल्युमिनियम के लिए 2.5। ऑर्डर देखिए क्या है, 10
5 है। असली वैल्यू ये है, कितनी कम है, 2.5 इंटू 10⁻⁵। यानी कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम देखें इस फार्मूले का इस्तेमाल करें एल्युमिनियम के लिए, तो डेल्टा एल, अगर एल ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर हो तो 2.5 इंटू 10⁻⁵, एल नॉट की वैल्यू 1, डेल्टा टी की वैल्यू 100 डिग्री सी, 100 डिग्री टेम्परेचर अगर हमने रॉड का बढ़ा दिया तो ये आएगा 2.5, ये 10⁻³ मीटर, यानी कि 2.5 मिलीमीटर। तो 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर अगर हम 100 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो 2.5 मिलीमीटर, इतना कम चेंज ऑब्जर्व होता है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ये भी डिटेक्ट हो जाता है। ब्रास में उससे कम 1.8, आयरन में 1.2, एल्युमिनियम की रॉड में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, आयरन में कम, कॉपर में आयरन से ज़्यादा, सिल्वर इज 1.9, लेड 0.32, ग्लास 0.32, लेड 0.29। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यूज हैं, टिपिकल वैल्यूज ऑफ अल्फा है। इसमें आपको ये वैल्यूज याद रखनी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए इनका ऑर्डर ऑफ वैल्यूज 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होता है। तो इसमें हमें काम की चीज क्या हुआ, एक तो ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला, तीसरा अल्फा की यूनिट पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा की वैल्यूज किस रेंज में होती हैं, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड होती हैं। अल्फा का नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल। अब आ गया एरिया और वॉल्यूम का एक्सपेंशन। तो बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। जिस तरह से आपने भी लीनियर एक्सपेंशन का पढ़ा था, L बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसी पैटर्न पे नया एरिया हो जाएगा A बराबर A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, नया वॉल्यूम हो जाएगा G बराबर B नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सबका फंडा वही है कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो चेंज इन एरिया था वो ओरिजिनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन एरिया चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन वी कैन राइट चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू A नॉट इंटू डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा बीटा A नॉट डेल्टा टी। तो नया एरिया हो जाएगा A बराबर A नॉट प्लस डेल्टा A, ये हो जाएगा आपको A नॉट प्लस बीटा A नॉट डेल्टा टी, यानी A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सिमिलर पैटर्न पे वी कैन राइट V इक्वल V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अल्फा बीटा गामा की यूनिट तीनों केस में सेम रहेंगी और वो रहेगी पर डिग्री सेंटीग्रेड।